छत्तीसगढ़ से दंतेवाड़ा से जहां पर नक्सली हमला हुआ और जिसमें हमारे 10 जवान जो हैं वो शहीद हो गए। एक ड्राइवर की यहां पर जान चली गई है। तो नक्सलियों ने यहां पर घात लगाकर आईडी ब्लास्ट लगाया था, आईडी विस्फोटक लगाया था, जिसके बाद गाड़ियों में धमाका हुआ। काफिला हमारे जवानों का जा रहा था जब गाड़ी जो है वो इस ब्लास्ट की चपेट में आ गई। तो यहाँ पर एक बड़ा धमाका हुआ है। तस्वीरें भी आपको इस हमले की दिखा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड जो है उसके 10 जवान इस हमले में शहीद हो गए हैं। एक ड्राइवर की जान चली गई है। अरनपुर है ये, जहां पर नक्सली अभियान से लौटते वक्त ये ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट की चपेट में डीआरजी जवान आए हैं। डीआरजी वो जवान हैं जो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से लोहा लेते हैं, उसमें वो दक्ष हैं। वहाँ की भाषा वो समझते हैं, वहाँ का जो टेरेन है उसको वो बहुत भली भांति जानते हैं और बड़ी भूमिका नक्सलियों से लड़ने में छत्तीसगढ़ में वो निभा रहे हैं। अरनपुर इलाके में 3 राज्यों की सीमा के पास ये आता है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और ओडिशा में घने जंगल है। आने जाने का रास्ता जो है वो बहुत सीमित है और किसी भी मूवमेंट की जानकारी वहां पर पता लगना बहुत मुश्किल होता है, बहुत आसान नहीं होता है। इस हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जाहिर किया है और साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत भी की है, उन्हें आश्वासन दिया है हर तरह की मदद को लेकर। साथ ही उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं उन्होंने कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई जो है वो अंतिम दौर में है। नक्सलियों को छोड़ेंगे नहीं, खत्म करके रहेंगे। लेकिन अब हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि आज हुआ क्या है और कैसे नक्सली जो हैं वो चुनौती साबित हो रहे हैं। तो आज क्या हुआ, यहाँ पर आपको सबसे पहले हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए कि दंतेवाड़ा में जो नक्सली हमला हुआ है वो कितना बड़ा है, किस तरह से वो हमला हुआ है। अरनपुर में नक्सलियों के छिपे होने की खबर सामने आई थी। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड है उसका जो बल है वो नक्सल विरोधी अभियान के लिए निकलता है अरनपुर के लिए। सर्च अभियान के बाद लौटते वक्त सुबह करीब 11 बजे बताया जा रहा है ये ब्लास्ट हुआ है। गाड़ी किराए पर लेकर डीआरजी के जवान हैं जो गए थे। अक्सर ऐसा होता है, इस तरह के जो गश्ती होती है, पेट्रोलिंग होती है, इसके लिए गाड़ियां जो है वो जवानों को किराए पर लेनी पड़ती है। काफिले में तीसरे नंबर की गाड़ी थी ये जो ब्लास्ट की चपेट में आई है। टेम्पो ट्रैवल गाड़ी थी जो धमाके की चपेट में आई है और 10 जवान जो हैं वो हमारे आज शहीद हो गए। बहुत ही दुखद ये खबर है। हमले में फिलहाल जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 50 किलो आईडी का इस्तेमाल जो है उसकी आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। तो किस तरह का ये धमाका था, किस तरह से आज हुआ, ये हमने आपको बताया। अब हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली हैं कि कैसे इस धमाके को अंजाम दिया गया। तस्वीरों के जरिए आपको बताते हैं कि कितना जबरदस्त ये धमाका था। ब्लास्ट के बाद कई फुट गहरा गड्ढा जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है और उसके बाद इस धमाके के बाद वाहन के परखच्चे यहाँ पर उड़ गए हैं। वाहनों के टुकड़े जो हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। 50 किलो आईडी धमाके की आईडी के यूज की इस्तेमाल की आशंका जो है वो यहाँ पर जताई गई है। 10 जवान हमारे यहाँ पर शहीद हो गए, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। एक ड्राइवर की यहाँ पर जान भी गई है, ये खबर भी सामने आई है और उसके बाद सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। तो अच्छी खासी जो साजिश है वो यहाँ पर नक्सली रचते हुए नजर आए, जिनके खात्मे की बात जो है वो मुख्यमंत्री यहाँ पर कर रहे हैं और तमाम सरकारें जो हैं वो ये दावे करती हुई नजर आई कि नक्सलियों पर एक तरह से काबू पा लिया गया है। लेकिन ये घटना जो है कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है कि नक्सलियों की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है और इतनी सी भी चूक जो है वो हमें बहुत भारी पड़ सकती है। तो तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से उसके बाद एक एम्बुलेंस जो है वो वहाँ पर पहुंची और कितना बड़ा ये धमाका था। एक और यहाँ पर बात जो है वो नक्सली हमले के लिए कही जा रही है कि नक्सली जो है टीसीओसी पीरियड जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये भी यहाँ पर हम बताते हैं कि टीसीओसी पीरियड आखिर होता क्या है ये नक्सलियों का टीसीओसी, यानी कि टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन जो है वो कहा जाता है। और इसी अवधि में, इसी पीरियड में संगठन का विस्तार करते हैं नक्सली। उसका इस्तेमाल जो है अपना संगठन बढ़ाने में ये कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपके बता दें कि नए लड़ाकों को वो अपने संगठन में जोड़ते हुए नजर आते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और नए लोग जो उनके लड़ाके जो शामिल किए जाते हैं नक्सलियों के साथ, उसमें उन्हें रियल टाइम प्रैक्टिस जो है हमलों की, एम्बुश की, वो करवाई जाती है। एम्बुश में जवानों को निशाना बनाना सिखाया जाता है कि कैसे जो सुरक्षा बल हैं, जो हमारे जवान हैं, उन्हें निशाना बनाया जाए। तो टीसीओसी में ये सब जवान करते हैं। जवानों के हथियार लूटना, जो नए लड़ाके हैं उन्हें सिखाया जाता है। फसलें कटती हैं और उसके बाद जो पतझड़ है
पतझड़ भी आता है इस मौसम में, मार्च से लेकर जून तक हम अगर देखें तो इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दूर तक देखना जो है वो बहुत आसान होता है नक्सलियों का। तो इसलिए इस वक्त का इस्तेमाल जो है नक्सली हमले के लिए, जवानों को निशाना बनाने के लिए करते हैं। बताया जाता है कि मार्च से जून का जो महीना होता है वो सुरक्षा बलों के लिए खतरे की घंटी की तरह काम कर रहा होता है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा चौकन्ना इसी वक्त में रहने को कहा जाता है, क्योंकि जब बारिश भी होने लगती है तो सड़कें जो हैं वो थोड़ी उखड़ने लगती हैं, जिनका उपयोग जो है वो नक्सली करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर नक्सलियों को खात्मे की बात कही जा रही है। हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं वहाँ पर बड़े बड़े अभियान भी चलाए गए हैं। नक्सलियों को पे काफ़ी हद तक काबू भी पाया गया है, काफ़ी हद तक सफलता भी पाई गई है। लेकिन ऐसे कई बड़े नक्सली हमले हमारे देश में हुए हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता, और आज का जो हमला है वो भी उसमें आज जुड़ गया है। तो कुछ हमलों का हम जिक्र यहाँ पर करते हैं, आपको बताते हैं कि कुछ ऐसे हमले जिन्हें हमारा देश कभी भी नहीं भूल पाया। अगर हम पीछे आपको थोड़ा लेकर जाएं यहाँ पर, तो 1 मई 2019 की अगर हम बात करें तो गढ़चिरौली में 16 पुलिस वालों की मौत हुई थी। 24 अप्रैल की अगर बात की जाए तो 2017 में हुआ था ये, 24 अप्रैल 2017 को, जिसमें 24 सीआरपीएफ जवानों की जान चली गई थी। 12 मार्च 2017 सुकमा में ये हुआ था, जिसमें 12 सीआरपीएफ जवानों की शहादत हुई थी। 11 मार्च 2014 की अगर बात करें तो ये भी सुकमा में हुआ था। 15 सुरक्षा बल के जो जवान हैं हमारे वो यहाँ पर शहीद हो गए थे। उसके बाद 28 फरवरी 2014 दंतेवाड़ा में 6 पुलिस वाले शहीद हुए थे। 25 मई 2013 दरबा घाटी में कांग्रेस नेताओं पर हमला हुआ था, 26 की मौत हो गई थी। ये भी बहुत बड़े हमलों में गिना गया था। इसमें कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे प्रदेश के, वो भी, उनकी भी मौत हो गई थी, उनका भी निधन हो गया था। 19 जून 2010 नारायणपुर में 26 जवानों की जान गई थी। 17 मई 2010 बारूदी सुरंग फटने से बस उड़ गई थी, 55 लोगों की जान चली गई थी। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा हमला अब तक का माना जाता है 6 अप्रैल 2010 दंतेवाड़ा, जहां पर 76 जवान जो हैं हमारे वो शहीद हो गए थे। तो सवाल यही है कि क्या वाकई में माओवाद, जो नक्सलवाद है, वो पूरी तरह से खत्म हुआ है? तो उसका जवाब शायद ना कहना ही बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि माओवाद घटा जरूर है मगर सफाया उसका नहीं हुआ है, ये बोलने में कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। मार्च 2023 में लोकसभा में सरकार ने जो जवाब दिया था वो भी हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं, ताकि तस्वीर और साफ होगी नक्सलियों की चुनौती को लेकर। 12 वर्षों में 77% घटी है माओवादियों की हिंसा, ये सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया था मार्च 2023 में। 12 सालों में नक्सली हिंसा से होने वाली जो मौतें हैं वो 90% तक घटी थी, ये सरकार की तरफ से कहा गया था। 2010 में नक्सल प्रभावित जिले 96 थे, 2022 में नक्सल प्रभावित जिले 45 रह गए। यहां पर सरकार ने यह भी जवाब दिया कि 2010 में नक्सल हिंसा में 1000 मौतें हुई हैं और 2022 में नक्सल हिंसा में 98 मौतें हुई हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ वक्त में नक्सलियों के खिलाफ बड़े अभियान चलाए गए हैं, सफलता भी हासिल हुई है हमारी सरकारों को, और जो रेड कॉरिडोर कहा जाता था वो बहुत संकुचित हुआ है, वो बहुत सिकुड़ा है। ये हमारी प्रशासन की, सरकारों की सफलता है। लेकिन ये घटना कई सवाल खड़े कर रही है। क्या है वो सवाल? यहाँ पर हम कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड जो हैं उनसे एसओपी के पालन करने में चूक हुई है? जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर होता है वो फॉलो किया जाता है, आने जाने के रास्ते जो हैं वो अलग होते हैं, एक खास वक्त जो है वो देखा जाता है, उसका ध्यान रखा जाता है, इलाकों की जो गश्ती होती है उस वक्त भी खास नज़र रखी जाती है कि कहीं कोई सूचना ना मिल रही हो, कोई खबरी यहाँ पर काम ना कर रहा हो। दूसरा सवाल हम उठा रहे हैं यहाँ पर कि क्या खुफिया तंत्र को भनक नहीं लग पाई, क्या हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं उनको कोई भनक नहीं लग पाई, किस तरह की घात लगाकर नक्सली बैठे हुए हैं और इतना बड़ा ब्लास्ट वो अंजाम दे सकते हैं? क्या पुलिस में सामंजस्य में कमी रही? क्योंकि सबसे बड़ी बात एक यहाँ पर कही जाती है, हमने विशेषज्ञों से भी बात की है, उनका कहना है कि यहाँ पर सामंजस्य बहुत ज़रूरी होता है, एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर चलना होता है कि किस वक्त निकलेंगे, किस वक्त वहाँ से वापस लौटेंगे, सर्च अभियान में क्या कुछ होगा। तो ये जो एक नियम का पालन किया जाता है, क्या उसमें कुछ चूक हो गई? क्या एजेंसियाँ जो हैं उन्हें भनक नहीं लग पाई? और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या जो सरकार का नक्सल विरोधी रवैया है उसमें ढिलाई बढ़ती गई है? क्योंकि बार बार जब सरकार ये दावे करती है कि निर्णायक लड़ाई पर हम पहुंच गए हैं और नक्सलियों का सफाया हमने कर दिया है, तो क्या हम अति आत्मविश्वासी तो नहीं हो गए? क्या हम यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट होकर ये भूल तो नहीं जा रहे हैं, थोड़ी ढिलाई तो नहीं बरत रहे हैं, जिससे इतनी बड़ी घटना को नक्सली अंजाम देते हैं और अपनी मौजूदगी को एक बार फिर से वो यहाँ पर दर्ज कराते हुए नजर आते हैं? यहाँ पर हम सुनवाते हैं आपको कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज क्या कुछ कहा है।
11 लोगों के आईडी ब्लास्ट में शहादत हुई है। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन ये जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी। लगातार जो नक्सलियों पर दबाव हम लोग डाल रहे हैं और उसके कारण से बखला के इस प्रकार से कायराना हरकत की है और नक्सलवाद जड़ से हम लोग खत्म करेंगे, ये हमारा संकल्प। अमित शाह से भी बात हुई? अमित शाह जी से, गृह मंत्री से बात हुई मेरी, और अभी खड़गे जी साहब से भी मेरी बात हुई। जो बार बार दावा किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा कि नक्सलियों पे पूर्ण नियंत्रण है, लगातार इस प्रकार की घटनाएं, आज तो जवान शहीद हुए, कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को टारगेट करके 4-5 कार्यकर्ताओं को निर्मम हत्या की गई। तो लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के रोड ब्लास्ट का पूर्वानुमान लगाना तो सही में कठिन होता है, मगर सर्चिंग ऑपरेशन को और तेज करने की आवश्यकता महसूस होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्चिंग ऑपरेशन होंगे तो नक्सली पीछे हटेंगे और सावधानी रहेगी। तो ये ध्यान देने लायक बात है। तो यहाँ पर नेताओं के बयान आप सुन रहे हैं। भूपेश बघेल यहाँ पर कह रहे हैं कि हम खत्म कर देंगे नक्सलियों को, लेकिन आज जो कुछ हुआ है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से बड़ी चुनौती के तौर पर नजर आ रहा है। हम रुक कर रहे हैं हमारे रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारिका, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लगातार इस खबर पर वो बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। अनुराग, एक बहुत दुखद खबर है और एक बहुत बड़ी एक घटना हुई है, क्योंकि जिस सफाई की सरकार दावे की बात कर रहे हैं नक्सलियों के, वो कहीं ना कहीं सवाल उस पर खड़े होते हैं, क्योंकि इस धमाके से, इस हमले से नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी एक बार फिर से दर्ज करवाई है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है अदिति की जो रेड कॉरिडोर का इलाका है वो कम हुआ है, नक्सली पीछे की तरफ गए हैं, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि अभी भी उनकी ताकत इतनी कम नहीं हुई है जितनी कि आंकी जा रही है। और शायद इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि इस देश में ज़्यादातर जो प्लानिंग होती है वो देश की राजधानी में होती है और उसके लिए स्थानीय स्तर पर कुछ पूछा परखा नहीं जाता है। अब आप देखिए कि जो डीआरजी है वो वहाँ के स्थानीय लड़ाकों की फौज है, यानी जो नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, यानी जो युवा वहाँ पर हैं, वो अक्सर वहाँ पर सीआरपीएफ यानी जो केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्स है उसकी आंख नाक कान बनकर काम करते हैं। ऐसे में ये सवाल बहुत अपने आप में अचरज भरा है, क्योंकि वो न सिर्फ वहाँ की भौगोलिकता से वाकिफ़ हैं, भाषा से वाकिफ़ हैं, खान पान पहनावे से वाकिफ़ हैं, बल्कि वो बेहतर तरीके से इस मायने में लड़ सकते हैं क्योंकि उनको नक्सली कैसे काम करते हैं वो भी पता होता है। इसलिए इस पर बहुत गंभीर सवाल है कि 11 बजे जब ये सूचना मिली कि वहाँ पर नक्सलियों की मौजूदगी अरनपुर में, और वो काफिला जब वापस लौट रहा था, तो सबसे बड़ा सवाल तो जिसका अभी कोई वहाँ पर अधिकारी उत्तर नहीं दे रहा है कि क्या वो उसी रूट से लौटे जिस रूट से गए थे, क्योंकि काफिले में लगभग 4 से 5 गाड़ी थी, ऐसा सूत्रों ने हमें बताया, और तीसरी गाड़ी जो लगभग 10 से 12 फीट ऊपर उठ गई है हवा में और उसके परखच्चे उड़ गए हैं। शवों की शिनाख्त करना मुश्किल हो रहा है। और अभी अभी ये जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल दंतेवाड़ा जाएंगे उनके पार्थिव शरीरों के अंतिम दर्शन के लिए। तो अपने आप में एक बहुत गंभीर सवाल है, और खास करके जब सारी सुरक्षा एजेंसियों को पता होता है कि जो टीसीओसी का पीरियड होता है जिसके बारे में आपने जिक्र किया है, क्योंकि अभी जो मार्च अप्रैल का महीना है, मई का महीना है, जिसमें सबसे बड़े नक्सली हमले हुए हैं, चाहे वो झीरम घाटी का हो, चाहे वो जो सीआरपीएफ के 76 जवानों की शहादत हो, ये सब अप्रैल मई मार्च के महीने में होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही डीआरजी के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 3 जवानों की मौत हुई थी वहाँ पर भी। तो ये बहुत एक तरह से जुझारू फोर्स है। इसके बावजूद इस तरह से घात लगाकर नक्सलियों ने हमला किया जिसमें 10 और एक ड्राइवर जो थे वो शहीद हो गए हैं। इसमें ये अपने आप में बहुत सारे सवाल छोड़कर जा रहा है। अदिति, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और आप इस पर नज़र बनाए हुए हैं। हम आपके पास लौटते रहेंगे। तो जिस तरह से अनुराग बता रहे हैं कि अभी भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि क्या जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से लौटे हैं, क्या एसओपी का पालन करने में कोई चूक हुई है, क्या खुफिया तंत्र को भनक नहीं लगी, ये सवाल हम लगातार उठा रहे हैं। और सरकार का जो नक्सल विरोधी रवैया है उसमें कहीं ढिलाई तो नहीं आ गई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो बड़ी खबर में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।